हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लिबरल अप्रोच टू इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंट थ्योरीज के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द कम्युनिकेशन थ्योरी, जो कि दी है कार्ल डच। हमने ट्रेडिशनल आईआर थ्योरीज में लाइक रियलिज्म में देखा है कि स्टेट जो है वो सेंटर ऑफ एवरीथिंग है इन इंटरनेशनल सिस्टम। एक स्टेट सेंट्रिक सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म जो है वो इस बात को डिनाई करती है और कहती है कि स्टेट जो है वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। इसमें जो मेन थ्री लीडर्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट थिंकर्स और लीडर्स हैं, वो हैं जेम्स एन रोजेनाउ, कार्ल डच एंड जॉन बर्टन। ये इस सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के मेन थिंकर्स हैं और इनका ये मानना है कि जो ट्रैक वन डिप्लोमेसी है, दैट इज बिटवीन द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की जो डिप्लोमेसी है, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। दे आर बाउंड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस। उनको उन लॉज एंड रेगुलेशंस में रहकर ही अपने डिसीजंस लेने हैं और उन्हीं के अंदर रहकर वो एक्ट कर सकते हैं। इसलिए वो फेवर करते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी को, दैट इज बैक चैनल टॉकिंग, सिविल सोसाइटीज की बात करवाना, एनजीओ में कम्युनिकेशन को बढ़ाना, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाना, नॉन फॉर्मल नॉन गवर्नमेंट टॉक्स को बढ़ाना। वो चाहते हैं कि लोगों में ट्रैक टू डिप्लोमेसी बढ़े, स्टेट्स में ट्रैक टू डिप्लोमेसी बढ़े, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब ट्रैक टू डिप्लोमेसी बढ़ेगी, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड डेवलप होगा बिटवीन द स्टेट। एंड इसीलिए वो ग्रेटर कम्युनिकेशन को पुश करते थे, एडवोकेट करते थे बिटवीन द सोसाइटीज, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब कम्युनिकेशन ज्यादा होगा सोसाइटीज में, जब लोग एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तो वहां पर ट्रस्ट डेफिसिट कम हो जाएगा। सो देयर विल बी अ रिडक्शन इन ट्रस्ट डेफिसिट। जहां पर पहले ट्रस्ट की कमी थी, अब वहां पर ट्रस्ट होने लगा, क्योंकि लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। टेक फॉर एग्जांपल, एक सोसाइटी है जिसमें नेबर्स एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे अपने आसपास के नेबर्स को जानते ही नहीं है। इस कंडीशन में जो इंसान अपने नेबर्स को नहीं जानता, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने नेबर को नहीं जानते हैं, तो सिंस आप उसको नहीं जानते हैं, आप उसको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में नहीं देख पाएंगे, आपके मन में उसके प्रति एक ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा। लेकिन अगर आप उससे बात करेंगे, आप उसको जानेंगे, अपने नेबर को जानने की कोशिश करेंगे, एक कम्युनिकेशन में आएंगे, उससे इंटरेक्ट करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो आपके पास एक आइडिया हो जाएगा अबाउट हाउ द सामने वाला पर्सन कैसा है। वैसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में जब स्टेट्स के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो उनमें जो कम्युनिकेशन की वजह से ट्रस्ट डेवलप होता है, उससे ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द स्टेट्स कम हो जाता है एंड लोग वहां पर पीस स्टैब्लिश होने के चांसेस जो है वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जब इंटरेक्शंस बढ़ेंगे तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है बिटवीन नेशंस कम होगा, एंड सिंस वहां पर ट्रस्ट की कमी नहीं है, अब एक ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, तो पीस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए उन्होंने ग्रेटर कम्युनिकेशन को फोकस किया है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर ज्यादा फोकस किया है। एंड ट्रैक टू डिप्लोमेसी बात करती है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे इंटरेक्शंस की बात करती है। अब हम देखते हैं जेम्स एन रोजेनाउ। जेम्स एन रोजेनाउ ने ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है एंड बहुत डीप में जाकर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, और उन्होंने ये रियलाइज किया कि जहां हम अभी तक जान रहे थे कि सब कुछ स्टेट के अराउंड है, सो अब वैसा नहीं है। जो ये सिस्टम अब डेवलप हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम जो अब डेवलप हो रहा है, वहां पर स्टेट की जो प्रेजेंस है वही सब कुछ नहीं है, बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं, लाइक एनजीओज, एमएनसीज हैं, ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स हैं। इनका एक बहुत बड़ा रोल डेवलप हो रहा है इन सोसाइटीज। फॉर एग्जांपल एमनेस्टीज, आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो आज पूरे वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल है, रेड क्रॉस है, ये जो एनजीओज हैं ये पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में उनको इन्फ्लुएंस करते हैं बाय देयर एक्टिविज्म। जो उन जहाँ पर भी वो होते हैं, वहाँ की जो सिचुएशंस है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो वहाँ पर एनजीओ जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे एनजीओज हैं, वो वहाँ पर उस गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे टू फॉर्मुलेट सच पॉलिसीज जिससे ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। आज स्टेट जो है वो सिर्फ सब कुछ स्टेट नहीं कर रहा है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट नॉन स्टेट एक्टर्स की भी इन्फ्लुएंस हो रही है। एमएनसीज की वजह से स्टेट्स को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि जो एमएनसीज है वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लाती है, इन्वेस्टमेंट लाती है, एम्प्लॉयमेंट लाती है, एंड एवरी स्टेट नीड्स दिस बिकॉज उनको अपना डेवलपमेंट करना है। आज सिर्फ स्टेट जो है वही मेजर रोल नहीं प्ले कर रहा है, बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स, फॉर एग्जांपल एनजीओज एंड एमएनसीज भी एक ग्रेटर रोल प्ले कर रहे हैं। एंड यही बताना चाहते हैं रोजेनाउ कि आज जो वर्ल्ड सिस्टम है वो बिलियर्ड बॉल्स मॉडल नहीं है, बल्कि
यहाँ से वो चेंज हो गया है एंड इट हैज बिकम नॉन स्टेट सेंट्रिक। आज वहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं। इट इज नो मोर अ बिलियर्ड बॉल्स मॉडल जहां पर सिर्फ स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड हुआ करता था। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द नॉन स्टेट एक्टर्स डेवलपमेंट यहाँ पर डेवलप हो रहा है पीपल में मल्टीपल आइडेंटिटीज डेवलप हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आज जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने आप को सिर्फ एक कंट्री से एसोसिएट नहीं करते हैं, दे आर डेवलपिंग डिफरेंट आइडेंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिया में है वो इंडियन है बट ऑल्सो वो किसी एक चीज में बिलीव करते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीटीएस के फैन हैं तो आप अपने आप को आर्मी से आइडेंटिफाई करेंगे, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्लोबल फैंडम जो कि आर्मी कहलाती है। एंड सिंस आप उससे एसोसिएट कर रहे हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी वो भी हो जाती है। सो सिंस ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ह्यूमन की आइडेंटिटी है वो सिर्फ एक चीज से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं अपने आप को, रादर दे आर एसोसिएटिंग विद डिफरेंट आइडेंटिटीज। वो सिर्फ अपने आप को इंडियन नहीं मान रहे हैं बल्कि सिंस वो एक ग्लोबल फैंडम के पार्ट है तो वो उसको भी अपनी आइडेंटिटी मानते हैं एंड उनकी डिफरेंट डिफरेंट लॉयल्टीज है बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबलाइजेशन। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से रोजनाव कहते हैं कि आज का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो हम वेस्टफेलियन मॉडल से नहीं समझ सकते हैं। नाउ व्हाट इज वेस्टफेलियन मॉडल, जो कि बात करता है अबाउट द स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड जहां पर स्टेट जो है वही फोकस है। सो स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड से हम आज इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज वर्ल्ड जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर बहुत तरह के एक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। पीपल जो है वो अपने आप को सिर्फ एक आइडेंटिटी से नहीं देख रहे, रादर दे आर एसोसिएटिंग देम विद डिफरेंट आइडेंटिटीज। उनकी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, मल्टीपल लॉयल्टीज हैं। सो इसलिए हम अगर सिर्फ स्टेट को अभी भी सिर्फ स्टेट को पढ़ेंगे सो वी आर मेकिंग अ मिस्टेक क्योंकि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं जॉन बर्टन, जो बात करते हैं, जिन्होंने आइडिया दिया है ऑफ द कॉब वेब मॉडल, जो कि कोल्ड वॉर के बाद की पॉलिटिक्स को समझाने में हेल्प करता है। टेक फॉर एग्जांपल एक कॉब वेब ऐसा होता है जहां पर अगर आप किसी भी एक हिस्से को टच करेंगे तो पूरा वेब जो है वो डिस्टर्ब होगा। सो इनका ये कहना है कि आज का जो वर्ल्ड है वो इस तरीके से इंटीग्रेटेड है और वहां पर इतने सारे एक्टर्स हैं कि अगर आप एक जगह भी उसको टच कर रहे हैं तो वो पूरे सिस्टम पे इफेक्ट देगा। दैट इज एनी प्रॉब्लम, कहीं भी किसी भी कोने में प्रॉब्लम होती है तो उसका इम्पैक्ट सब जगह दिखेगा क्योंकि आज हम इस तरीके से कनेक्टेड हैं और सिर्फ एक लेवल पे कनेक्टेड नहीं है बल्कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे कनेक्टेड है। हम गवर्नमेंट के लेवल पे कनेक्टेड हैं, स्टेट सेंट्रिक जो लेवल है वहां पर भी कनेक्टेड है, हम नॉन स्टेट एक्टर्स में भी कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल एमएनसीज जो है वो एक जगह पर नहीं है बल्कि बहुत जगहों पर होती है। लाइक गूगल जो है वो सिर्फ अमेरिका में नहीं है बल्कि उसके ऑफिसेज जो है वो बहुत जगहों पर है। सो अगर किसी भी ऑफिस में प्रॉब्लम होती है तो गूगल के प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड देयर आर एनजीओज जो कि हर जगह पर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। सो आज का जो इंटरकनेक्टेड रिलेशंस डेवलप हो गए हैं इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब हम बात करते हैं कार्ल डच की, हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन थ्योरी, और इन्होंने बात की है रीजनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर पीस। ये चाहते थे कि कम्युनिकेशन बढ़े, लोगों में बातचीत हो तो पीस आएगा। उन्होंने आइडिया दिया था सिक्योरिटी कम्युनिटी का। अब व्हाट इज अ सिक्योरिटी कम्युनिटी, उनका ये कहना था कि जब हम रीजनल इंटीग्रेशन करते हैं बाय कम्युनिकेटिंग बाय इंटरैक्टिंग तो वहां पर जो अनार्की का सिस्टम है वो उसका जो इफेक्ट है कम होने लगता है एंड एक डेवलप होती है एक सिक्योरिटी कम्युनिटी। सिक्योरिटी कम्युनिटी कब फॉर्म होती है, जब स्टेट इंटरैक्ट करते हैं पीसफुली थ्रू स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन। और अब आप कहोगे कि इसको प्रूव कैसे किया है, सो ही बेसिकली डिड अ एम्पेरिकल स्टडी। उन्होंने रिसर्च किया है, डाटा बेस्ड रिसर्च किया है और उन्होंने कुछ चीजें मेजर की जिसमें था देशों के बीच कितने वीजाज इशू हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल कितनी हो रही है, कितने लेटर्स एक्सचेंज हो रहे हैं और कितनी फोन कॉल्स हो रही हैं। दीज वर सम ऑफ द डिटेल्स जो उन्होंने स्टडी किए थे और उन्होंने एक कनेक्शन फाइंड किया बिटवीन हायर कम्युनिकेशन एंड पीसफुल रिलेशंस। एंड उनका रिजल्ट क्या था, जहां कम्युनिकेशन हाई था वहां के जो कंट्रीज थे उनके बीच के रिलेशंस बहुत स्मूथ थे। हाई कम्युनिकेशन से ट्रस्ट बढ़ता है और जब ट्रस्ट बढ़ता है तो देशों का सिक्योरिटी डिलेमा खत्म हो जाता है एंड रादर क्या डेवलप होता है, एक सिक्योरिटी कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। सो और उन्होंने उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दिया है आसियान का, जो कि कंसिडर्ड
an example of emerging security community. And as what is ASEAN? It is a regional organization of the Southeast Asian countries जिन्होंने अपना एक regional group बनाया है to promote cooperation among the societies, economic growth के लिए, regional cooperation के लिए, and उसको एक emerging security community की तरह देखा जा रहा है with how good the organization is working. और फिर फर्दर उन्होंने ये बताया है कि वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया में स्ट्रगल होता है क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन की कमी है. टेक फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारे बीच में एक हॉस्टैलिटी है और हमारी जो कम्युनिटीज हैं वो आपस में देयर इज नो कम्युनिकेशन, हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनसे. सो कार्ल डच के अकॉर्डिंग सिंस वहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वहाँ पर कोई वीज़ा इशू नहीं हो रहा है, कोई ट्रैवल नहीं हो रहा है टू ईच अदर्स रीजन, इसकी वजह से वहाँ पर एक ट्रस्ट डेफिसिट है. अभी भी वहाँ पर एक ट्रस्ट इशू है एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट इशू हम एक सिक्योरिटी कम्युनिटी नहीं बना पा रहे हैं. हम अभी भी सिक्योरिटी डिलेमा की एक सिक्योरिटी डिलेमा की सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं रादर देन अ सिक्योरिटी कम्युनिटी. और अगर हम कार्ल डच की बात माने तो उनका ये कहना है कि अगर हम कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं, इफ वी इंटीग्रेट विद द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान एंड सो डज द पाकिस्तान, तो एक सिक्योरिटी कम्युनिटी डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दिस वाज अबाउट सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म. उनका एक सिंपल पॉइंट है कि सिर्फ स्टेट्स जो है वो सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो देश के आम लोग हैं वो भी इंटरेक्ट करें, आपस में बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, एंड तभी हम सिक्योरिटी कम्युनिटी बना सकते हैं जो कि सिक्योरिटी डिलेमा जैसे इशू को ख़त्म करेगा एंड डेवलप करेगा एक सिक्योरिटी कम्युनिटी जहाँ पर अनार्की का इफेक्ट कम होगा एंड पीस स्टेबलाइज. अब हम नेक्स्ट देखते हैं द इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म, जिसका मेन आइडिया है कि इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक म्यूचुअल डिपेंडेंस, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करना. आज की ग्लोबलाइज दुनिया में अगर एक देश में कुछ होता है तो उसका सीधा असर दूसरे देश के लोगों को और गवर्नमेंट पे पड़ता है एंड दैट इज हाउ इंटरडिपेंडेंस वर्क. जब हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो किसी पर भी अगर कोई इशू होता है तो उसका असर दूसरे पर भी होगा क्योंकि एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है. एंड जो इसके मेन इंपॉर्टेंट थिंकर है वो है रिचर्ड रोज़क्रेन. रिचर्ड रोज़क्रेन ने 1986 में एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, द राइज ऑफ द ट्रेडिंग स्टेट, कॉमर्स एंड कॉन्क्वेस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. उनका पूरा आर्ग्यूमेंट दो कॉन्सेप्ट्स पर टिका था एंड दैट वाज अबाउट मिलिट्री स्टेट एंड ट्रेडिंग स्टेट. सो रिचर्ड रोज़क्रेन ने टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स के बारे में बात की थी. वन इज मिलिट्री स्टेट एंड द अदर इज ट्रेडिंग स्टेट. एंड वो बताते हैं मिलिट्री स्टेट क्या होता है, द ट्रेडिशनल स्टेट्स जो कि बेस्ड थे ऑन मिलिट्री टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट पे बेस्ड थे, मिलिट्री पावर्स ही सब कुछ होती थी. जो ट्रेडिशनल स्टेट्स थे इन द स्टेट सेंट्रिक व्यू वो मिलिट्री स्टेट थे. एंड द नेक्स्ट इज ट्रेडिंग स्टेट जो कि आज एग्जिस्ट करते हैं. आज के टाइम में जितने ज़्यादा ट्रेडिंग स्टेट्स डेवलप होंगे उतना ही बेटर है. सो ट्रेडिंग स्टेट्स जो है वो बात करते हैं अबाउट द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, फ्री ट्रेड. एंड रिचर्ड रोज़क्रेन ये कहते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पर ट्रेड एंड कॉपरेशन ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर देन मिलिट्री कंपटीशन, क्योंकि मिलिट्री कंपटीशन से आर्म रेस बढ़ेगी, आर्म्स रेस होगी तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी डिलेमा होगा एंड अगेन हम वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जैसे कंडीशंस में पहुँच सकते हैं. सो उनका ये मानना है कि हम ट्रेड एंड कॉपरेशन में बिलीव करें, इकोनॉमी को अपनी इंटीग्रेट करें, और अगर जब ऐसा होगा तो कॉपरेशन जो है वो ज़्यादा होगा. इसीलिए वो ट्रेडिंग स्टेट्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, एडवोकेट करते हैं, उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं रादर देन मिलिट्री स्टेट्स, क्योंकि उनका ये मानना है कि मिलिट्री स्टेट्स जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, रादर वो हमें इनएविटेबल वॉर की तरफ लेके जाते हैं, और ट्रेडिंग स्टेट जो है वो हमें कोऑपरेट करते हैं. लिबरल्स बिलीव इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम में पीस ज़्यादा लाती है. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी इंटीग्रेट होगी वर्ल्ड सिस्टम में, सो जब भी इकोनॉमी पे असर पड़ता है तो देश पे असर पड़ता है. एंड हर स्टेट चाहेगा कि उसकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहे, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स किसी भी स्टेट को देखनी पड़े. सो जब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होती है सो द स्टेट्स वांट टू बी पीसफुल, स्टेबलाइज रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज रहे. एंड उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं अबाउट द सक्सेस स्टोरीज ऑफ जापान एंड जर्मनी. पोस्ट वर्ल्ड वॉर
II जापान और जर्मनी ने अपनी पूरी एनर्जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड पर लगाई। एंड आज हम देख सकते हैं दोनों ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर्स हैं बिना किसी देश पर अटैक किए। एंड ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं द फेलियर स्टोरी में उन्होंने बताया है यूएसएसआर ने अपनी इकोनॉमी को छोड़कर सिर्फ मिलिट्री पावर पर ध्यान दिया था, जिसकी वजह से 1991 में उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। ये उन्होंने रियल एग्जाम्पल्स दिए हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, एंड इट क्लियरली शोज कि इम्पॉर्टेंट है कि हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पे ज़्यादा ध्यान दें। सो वी कैन सी हियर रोस्क्रेन आर्ग्यू करते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर II के बाद हम देख सकते हैं जापान एंड जर्मनी ने किस तरीके से ट्रेडिंग स्टेट्स बनकर अपनी इकोनॉमी को बेटर करके आज वो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर्स हैं, वेयर एज यूएसएसआर जिसने अपनी सारी पावर मिलिट्री डेवलपमेंट में लगाई है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था disintegrate in the year 1990। एंड फर्दर जोसेफ नाय भी बताते हैं कि यूएस की हेजेमनी डिक्लाइन हो रही है इन द 21st सेंचुरी बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ हार्ड पावर, जो कि हमने देखा है इन द इराक इन्वेजन, द अफगान वॉर, जहां पर यूएसए ने अपनी हार्ड पावर को ज़्यादा यूज़ किया है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि आज 21st सेंचुरी में यूएस की जो हेजेमनी है वो डिक्लाइन हो रही है। एंड दे सजेस्ट कि हमें ट्रेडिंग स्टेट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन मिलिट्री स्टेट। देन द नेक्स्ट थिंकर कम्स थॉमस फ्रीडमैन, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी अबाउट द गोल्डन आर्चेस थ्योरी, और जिनका ये कहना था कि जिस कंट्री में भी मैकडोनल्ड्स चेन्स होंगे वो वॉर पर नहीं जाएंगे। अब व्हाट डज दैट मीन कि मैकडोनल्ड्स होने से वॉर नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर सब बर्गर खा रहे हैं तो वॉर नहीं होगा। इसका ये मतलब था कि अगर किसी भी कंट्री में मैकडोनल्ड्स है, दैट इज मैकडोनल्ड हम जानते हैं वो एक अमेरिकन कंपनी है। सिंस एक अमेरिकन कंपनी किसी भी और स्टेट में है तो इसका मतलब वो एक ग्लोबल सिस्टम का पार्ट है, एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का पार्ट है। एंड अगर कोई स्टेट ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का पार्ट है तो वो कनेक्टेड है, वो इंटरडिपेंडेंट है ऑन अ डिफरेंट कंट्री, एंड उसकी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है इन द वर्ल्ड सिस्टम। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो वॉर पर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो सकती है अगर वॉर पे जाते हैं। सो दिस वाज द गोल्डन आर्चेस थ्योरी, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर किसी भी कंट्री में मैकडोनल्ड है तो वो वॉर पर नहीं जाएंगी एक दूसरे के साथ, बिकॉज दे आर इंटीग्रेटेड इन द वर्ल्ड सिस्टम, वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड वो नहीं चाहेंगे कि उनकी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो। इसमें वो देते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान का एग्जाम्पल और कहते हैं कि इनके बीच में लड़ाई किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस नहीं है। दोनों के बीच जो दोनों स्टेट्स हैं उनके बीच ट्रेड नाम मात्र है, बिल्कुल है ही नहीं। एंड बिकॉज उनके बीच में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस नहीं है इसलिए वहाँ पर टेंशन्स अभी भी बनी हुई है। एंड वो चाहते हैं, इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि ट्रेड्स को बढ़ाना चाहिए, और हमने देखा था कम्युनिकेशन थ्योरी में वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहिए, तो जो टेंशन है वो ईज आउट होगी एंड पीस स्टैब्लिश होगा। लेकिन मार्क्सिस्ट इसको क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं ये सिर्फ आइडिया है टू प्रोटेक्ट द कोर इंटरेस्ट, एंड जो वीक कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको वीकन करने के लिए, उनको पुअर रखने के लिए ये आइडियाज दिए जा रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड जो है वो क्रिएट करता है एक डिपेंडेंसी इन द डेवलपिंग स्टेट्स और इंडिपेंडेंस नहीं क्रिएट करता है। और सिंस यहाँ पर डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है तो जो डोमिनेटिंग स्टेट्स हैं, जो पावरफुल स्टेट्स हैं, वो उनको सप्रेस करेंगे और न्यू कॉलोनियल इकोनॉमिक रिलेशंस बन जाते हैं, जिसको हम न्यू इंपीरियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। दैट इज जो एमएनसीज हैं वो हमको कंट्रोल कर रही हैं अब, दिस इज कॉल्ड न्यू इंपीरियलिज्म। एंड मार्क्सिस्ट का कहना है कि ये कोई आपको पीस नहीं दे रहे हैं या फिर आपकी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बट इट इज़ ओनली कि वो आपको डोमिनेट कर सके, आपके रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके आपको फिनिश्ड गुड्स बेच सके और आपकी इकोनॉमी को वीक रखने की बात करते हैं। वो बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाह रहे हैं, और उनका ये मानना है कि ये डिपेंडेंसी जो है इसकी वजह से अनइक्वल एक्सचेंज होता है और अनइवन डेवलपमेंट होती है बिटवीन नेशंस। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हमने कम्युनिकेशन थ्योरी एंड इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म के बारे में देखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, and do not forget to like, share and subscribe to the channel for more such videos. Till then, keep learning, keep watching, and bye bye.